हाँ जी दोस्तों, आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे गए 5 धमाकेदार प्रश्न आपके लिए लेकर के आया हूँ। साथ में ही इनका एनालिसिस भी हम करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट यही होता है कि जहां से प्रश्न पूछा है उसके अंदर से वो प्रश्न पूछने की कोशिश करते हैं। तो इन 5 प्रश्नों का जोरदार तरीके से हम एनालिसिस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, अचल दास खिचीरी वचनिका। ये प्रश्न आपने सुना है अच्छे से? बिल्कुल। अचल दास खिचीरी वचनिका ग्रंथ के लेखक है। अब ये प्रश्न तो पूछ लिया, इस क्वेश्चन के रिपीट होने के चांस 100 में से मात्र 10% है, लेकिन इसके आसपास से प्रश्न आने के चांस 90% हो जाते हैं। इसलिए जो प्रश्न आ गया उसके आसपास के प्रश्न हमें देखना होता है। जो भी यूपीएससी टॉपर होते हैं उनका तरीका यही होता है। ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो देख लो, अचल दास खिचीरी वचनिका ग्रंथ के लेखक कौन है? इसके लेखक है शिवदास चारण। कौन है शिवदास चारण? ये अचल दास के राज कवि थे, दरबारी कवि थे। क्या लिखा हुआ है गुरुजी इस ग्रंथ में? इस ग्रंथ के बारे में सारा बता दो। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं ये ग्रंथ कैसा है। तो गद्य पद्य मिश्रित ग्रंथ है ये। कौन सा? अचल दास खिचीरी जो वचनिका है, ये कैसा ग्रंथ है? गद्य और पद्य मिश्रित ग्रंथ है। क्या इसके अंदर लिखा हुआ है? इसके अंदर क्या लिखा हुआ है देख लो ध्यान से, आराम से मैं आपको समझा रहा हूं। अचल दास खिचीरी वचनिका जो है ये 15वीं सदी का ग्रंथ है। इसमें क्या है, गागरोन झालावाड़ के शासक है जिनका नाम है अचल दास। क्या नाम है? अचल दास। और मांडू का सुल्तान है होशंग शाह गोरी के मध्य 1423 ईस्वी में एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध है? 1423 ईस्वी के ऐतिहासिक युद्ध का इसमें वर्णन है। और ये जो ग्रंथ है ना, कौन सा? अचल दास खिचीरी वचनिका, ये वीरता, पूर्ण प्रतिरोध और केसरिया जौहर का सजीव चित्रण करने वाला ग्रंथ है। इसलिए ये ग्रंथ बहुत ज्यादा फेमस हो गया। अपनी भाषा में सुन लो। अपनी भाषा में मेरा कहने का मतलब यही है कि अचल दास खिची और होशंग शाह गोरी के मध्य में 1423 में युद्ध हुआ। इस युद्ध का वर्णन है। वीर रस से ओतप्रोत है ये ग्रंथ। और इसमें केसरिया जौहर का सजीव चित्रण किया है। जिस भाषा का प्रयोग किया है, जिस तरीके से इस ग्रंथ को लिखा है, इस ग्रंथ में जिस प्रकार के भाव व्यक्त किए गए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है शिवदास गार्डन की। ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। और क्या प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने बता लिया। अब पूछा जाएगा ना किस किस के मध्य युद्ध का वर्णन है, कौन सा युद्ध हुआ, कब हुआ, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से सुनो। गुहिलों को वल्लभी के शासकों से कौन सा विद्वान जोड़ता है? अब हमारा आप प्ले लिस्ट में जाकर के आप वो वीडियो देख सकते हो, मेवाड़ का सामान्य परिचय। उसमें पूरी कहानी इतना जोरदार तरीके से मैंने बताई है कि आप इस जन्म में भूल जाओ तो मेरी गारंटी है। मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से ये कुश, इनको कहते हैं ना, राम के पुत्र कुश के वंशज है। और उसी में कुश के वंशज में ही एक व्यक्ति पैदा होता है जिसका नाम है देवदत्त ब्राह्मण। उसकी पुत्री की शादी होती है। शादी के दिन ही उसका पति है वो मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाता है, अर्थात पति की मौत हो जाती है। देवदत्त की पुत्री बहुत सदमे में होती है। तभी ऋषि दत्त के द्वारा उनको एक मंत्र दिया जाता है। और उसमें क्या था, वो बीज मंत्र। और उस बीज मंत्र का जप करने से वो गर्भवती हो जाती है। गुरुजी विज्ञान तो इस बात को नहीं मानती है, विज्ञान तो नहीं मानती है, लेकिन हमारे ग्रंथ तो ये कह रहे हैं कि बीज मंत्र का जप किया और जप करने के पश्चात में उनके गर्भवती हो जाती है। गर्भवती हो जाती है तो उसको एक जो है शिला के अंदर रखा था। और शिला के अंदर रखा, फिर जब उसके बच्चा होता है तो लोकलाज से बचने के लिए वो कन्या अपने पिता के साथ में वल्लभी आ जाती है। और यहाँ शिलादित्य शासक बन जाता है। और इसी शिलादित्य का जो बेटा है उसका नाम है गुहिलादित्य। तो इसमें क्या है, वल्लभी के शासकों से कौन सा विद्वान जोड़ता है? क्योंकि वल्लभी आ जाती है और वल्लभी में शासक बन जाता है शिलादित्य। और शिलादित्य का ही बेटा गुहिलादित्य, जिसने गुहिल वंश की स्थापना की। तो वहां पूरा डिटेल से है। यहाँ पे मैं तो इस बात को कौन प्रमाणित कर रहा है? तो ये बात कौन कह रहा है? कर्नल जेम्स टोड। किसने कही ये बात? कर्नल जेम्स टोड ने कही कि गुहिलों को वल्लभी के शासकों से कौन सा विद्वान जोड़ता है। अर्थात कर्नल जेम्स टोड ये कहता है कि गुहिल जो है वो वल्लभी के शासक रहे हैं, और बिल्कुल रहे। तीसरा क्वेश्चन देख लो। अमृता देवी कृष्ण मृगवन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है?
तो अमृता देवी कृष्ण मृगवन अभ्यारण्य सबको पता है कहाँ पर है ये जोधपुर में स्थित है। अमृता देवी तो आपने सुना होगा कि किस प्रकार से अभय सिंह के द्वारा महल बनवाने हेतु खेजड़ी वृक्ष को काटने का आदेश दिया जाता है और 363 बिश्नोई उसमें अपनी जान दे देते हैं। वीरांगना अमृता देवी के नाम से ही जोधपुर में इस मृग वन को स्थापित किया था। इसका उद्देश्य केवल और केवल काले हिरणों का संरक्षण करना है। तो थोड़ा सा मैं बता दूं, अमृता देवी मृग वन राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में स्थित है। अब यहाँ ऑप्शन तो क्या था जोधपुर, लेकिन जोधपुर भी नहीं आया तो खेजड़ली गांव। खेजड़ली तो आप सभी को पता है जहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है, खेजड़ली गांव। 363 बिश्नोइयों ने जहां पर अपनी जान दी थी, ये आपको याद रखना है। अमृता देवी कृष्ण मृगवन खेजड़ली गांव जोधपुर में स्थित है। उद्देश्य क्या है? लुप्त हो रहे हिरणों की प्रजाति का संरक्षण करना है। ऐसा कहा जाता है कि 500 काले हिरणों के संरक्षण के लिए ये बनाया गया है। 50 हेक्टेयर क्षेत्र में अमृता देवी कृष्ण मृगवन फैला हुआ है। और अमृता देवी नाम तो क्यों पड़ा? क्योंकि उस वीरांगना के नाम से इसका नाम अमृता देवी पड़ा। मैंने सारा बता दिया, इसके अलावा कोई इसका क्वेश्चन नहीं बनता है। चौथा क्वेश्चन देख लो, धुनीला सोलर प्लांट किस जिले में स्थित है? ये भी आपका जोधपुर का क्वेश्चन आ गया। धुनीला सोलर प्लांट गुरुजी बड़ला तो हमने सुना है, बिल्कुल बड़ला तो आपने सुना है, लेकिन उसने बड़ला नहीं पूछा। वो भी समझदार है, एग्जामिनर को पता है बड़ला अगर मैं पूछता हूँ तो जितने भी परीक्षा में बैठ रहे सब करेंगे। तो विश्व प्रसिद्ध बड़ला सोलर पार्क है, वो तो विश्व का दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। हमारा प्रश्न आया धुनीला सोलर प्लांट। अब धुनीला सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है ये जोधपुर में स्थित है और इसका नाम धुनीला क्यों पड़ा? क्योंकि धुनीला गांव में। क्या प्रश्न और बन सकता है इससे? देखिए ये डीपली क्वेश्चन ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी अगर एग्जामिनर चाहे तो वो अंदर से एक प्रश्न पूछ सकता है आपको कि धुनीला सोलर प्लांट किसके द्वारा स्थापित है या संचालित है। तो इसके लिए आपको याद रखना है सोलर पावर लिमिटेड बंबई के द्वारा, अर्थात यह परियोजना सोलर पावर लिमिटेड बंबई द्वारा स्थापित की गई है। सोलर पावर लिमिटेड बंबई। आप चाहो तो ये इसका अंदर का क्वेश्चन बन रहा है, बाकी और कोई प्रश्न नहीं बनेगा। और आज का पांचवा और अंतिम क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कितना प्यारा क्वेश्चन है, जोरदार प्रश्न है। महासागर में कोई वस्तु डूब जाती है तो उसका पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो उस यंत्र का उसका पता लगाने के लिए सोनार, सोना नहीं है, गोल्ड वाला सोना नहीं है, उस यंत्र का नाम है सोनार यंत्र। कौन सा यंत्र है? सोनार यंत्र। और केवल डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए ही नहीं, प्रत्येक जो पानी के जहाज होते हैं उनमें ये सोनार यंत्र लगा होता है, ताकि वो जहाज चल रहा है ना तो वो पहले से ही उस यंत्र में उसके द्वारा पहले से ही दूर से वो देख लिया जाता है कि कहीं बीच में चट्टान तो नहीं आ रही, क्योंकि चट्टान आ जाए और टकरा जाए जहाज तो फिर क्या होगा। ये कहीं हजारों करोड़ों मछलियों का एक झुंड हो जाता है, मिल जाता है कभी कभी, तो कहीं झुंड तो नहीं है जिससे ये टकरा जाए। तो वो सबका पता लगाने के लिए सोनार जो यंत्र है वो प्रत्येक जहाज के अंदर लगाया जाता है। गुरुजी इतना सा और बता दो ये यंत्र कैसे काम करता है? काम करने का इसका तरीका क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या करता है, पराश्रवी ध्वनि तरंगों का उपयोग करके समुद्र से वस्तुओं का पता लगाता है। क्या है पराश्रव ध्वनि? मतलब ये इस प्रकार की ध्वनि तरंग भेजता है और ध्वनि तरंग लौट करके वापस आती है। इसका एक सूत्र चलता है, तुमको पता हो तो, कि दूरी बराबर पानी में ध्वनि की गति इंटू समय और उसमें 2 का भाग दे दिया जाता है। उससे एक्चुअल पता चल जाता है कि वस्तु जो है वो अपन से कितनी दूरी पर है। अर्थात जब ध्वनि तरंगे पनडुब्बी, चट्टान या मलबे को टकराकर वापस आती है तो उसके जो समय को मापा जाता है। ध्वनि तरंग को वस्तु तक जाने और वापस लाने की कुल दूरी दोगुनी तय करनी पड़ती है, इसलिए समय को आधा करके वास्तविक दूरी का पता लगाया जाता है, इसलिए 2 का भाग दिया जाता है। तो इस प्रकार से सोनार जो यंत्र है, आपको केवल इतना याद रखना है
कि महासागर में डूबी हुई वस्तु हो या पुराना कोई जहाज डूब गया तो भी उसका पता लगाने के लिए अंदर चट्टान, मलबा या फिर मछलियों का झुंड जो भी देखना हो तो उसके लिए एक यंत्र प्रत्येक जहाज के अंदर लगा होता है और उस यंत्र का नाम है सोनार यंत्र। याद रखना। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए थैंक यू सो मच।